हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सविता, असिस्टेंट प्रोफेसर GCW गुरावडा। आज हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स होती क्या हैं, कैसे बनती हैं और उनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रॉक्स होती क्या है। जो हमारा स्थल मंडल है उसका निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उसे कहा जाता है रॉक्स या चट्टान। सामान्यतः हम ये कह देते हैं कि जिन जिन पदार्थों के सहयोग से स्थलमंडल का निर्माण हुआ है वो सारी की सारी चट्टानें हैं। इट मीन्स भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। ये ग्रेनाइट की भांति कठोर हो सकते हैं और बालू और चीका की भांति नरम और मुलायम भी हो सकते हैं। कई चट्टानें प्रवेश में होती हैं जिसमें आसानी से पानी प्रवेश कर सकता है। कुछ चट्टानें अप्रवेश में होती हैं जिसमें कोई भी मिनरल एंटर नहीं कर पाता। धरातल पर लगभग 16 किलोमीटर की गहराई से लेकर भूपर्णपट्टी का जितना निर्माण हुआ है उन सब में चट्टानें पाई जाती हैं। अब बात आती है कि इनका निर्माण कैसे होता है। चट्टानों की रचना विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उनके संयोग से होता है। वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें खनिज ठोस हो सकता है, जड़ हो सकता है, कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक हो सकता है, जैव और अजैव, सब तरह के खनिजों को चट्टानों के निर्माण में सहयोग दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम रॉक्स के डेफिनेशन की। ये था इसका मीनिंग। डेफिनेशन में हम सबसे पहले लेते हैं फिंच और ट्रिवार्था की। उन्होंने बताया एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। इट मीन्स जो रॉक्स होती हैं वो कभी भी सिंगल मिनरल से नहीं बनती, वो एसोसिएशन होता है मिनरल्स का। उसके बाद पीजी वॉर्सेस्टर ने चट्टानों को डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने बताया लगभग सभी चट्टानों में 2 या 2 से अधिक खनिज होते हैं। सेम वे चट्टान कभी भी सिंगल मिनरल से नहीं बनती, ये एसोसिएशन होती है खनिजों का। पृथ्वी पर लगभग 2000 के करीब खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 12 खनिज ऐसे हैं जिनसे चट्टानों की रचना होती है और वो मोस्टली जगह अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण इनको चट्टान बनाने वाले खनिज कहा जाता है, जो सिर्फ 12 हैं। अगर टाइप्स में देखा जाए मिनरल्स टाइप तो वो लगभग 2000 से भी ज्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी पर, लेकिन जिनसे चट्टानों की रचना होती है वो सिर्फ 12 है। उसके बाद बात करते हैं हम रॉक्स की टाइप्स की। रॉक कितने टाइप्स की होती हैं? मेनली पृथ्वी पर चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहली होती है इग्नियस या आग्नेय चट्टान, सेकंड होती है सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें, थर्ड होती है मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें। ये तीनों ही चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब 1 बाय 1 हम एक एक के बारे में करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है, कैसे इसका निर्माण होता है, उसके बारे में करेंगे। जो इग्नियस रॉक्स है या आग्नेय चट्टानें हैं, ये अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है इग्नियस, जो लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, अर्थात ऐसी चट्टान जिसका निर्माण आग जैसे गर्म पदार्थ से हुआ है। इट मीन्स जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका निर्माण जो गर्म लावा था उसके ठंडा होने से
ठंडा होकर ठोस होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके निर्माण में कौन कौन सी चीजें काम करती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें हैं, उसमें उसकी उत्पत्ति, आग्नेय चट्टानों के निर्माण को दर्शाने के लिए ये डायग्राम दिया गया है। आप डायग्राम में देखो, इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से कैसे मैग्मा गर्म निकलता है और जमने के बाद उसका कैसे कलर चेंज हुआ है। उसी तरह से जो आग्नेय चट्टानें हैं वो गर्म तरल चिपचिपा मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगभग 60 से 100 किलोमीटर की गहराई से निकलता है और पृथ्वी के अंदर दरारों में और धरातल पर बाहर आकर जम जाता है। उससे निर्माण होता है आपकी आग्नेय चट्टानों का, जिसके कारण इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ तो वो थी आपकी आग्नेय चट्टान। उसके बाद आग्नेय चट्टानों का फिर से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनको उनकी उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अंतर्वेदी और दूसरा है बहिर्वेदी। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, अंतर्वेदी मतलब अंदर, कोई ऐसी चीज जो पृथ्वी के धरातल के बाहर आने से पहले ही जो इंटीरियर पोर्शन है, जो अंदर ही दरारों में जमकर मैग्मा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। और बहिर्वेदी इट मीन्स पृथ्वी के धरातल पर बाहर आकर जिन चट्टानों, लावा के ठंडा होकर जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों को। जब मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर नीचे ही अलग अलग गहराइयों पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है उसे कहा जाता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसको फिर से दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है पातालीय चट्टान और दूसरा होता है अधिवितलीय चट्टान। जो पातालीय चट्टान है उसका नामकरण प्लूटोनिक जो रॉक्स है प्लूटो वर्ड से हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब होता है पाताल का देवता। इट मीन्स एक ऐसी चट्टान जिसकी गहराई बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो लगभग पृथ्वी के जो उसका स्थल मंडल है उसके कोर के नजदीक होती है, उसे पातालीय चट्टानें कहा जाता है। इसमें जो रवे बनते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा है वो ठंडा होने में बहुत टाइम लेता है और जितना ज्यादा टाइम ठंडा होने में लेता है उससे रवों की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती जाती है। रवे काफी बड़े बड़े होते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं गैब्रो, ग्रेनाइट, जिसके कलर भी इसकी जो ठंडा होने की क्रिया है उस पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है मध्यवर्ती चट्टानें, जो भूगर्भ की गहराई में से मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है लेकिन कुछ अवरोधों के कारण वो दरारों और संधियों में ही जम जाता है, जिनसे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। इसके रवे जो पातालीय आग्नेय चट्टानें थी उनके कंपैरिजन में छोटे होते हैं और इसका उदाहरण है आपका डोलेराइट और पेग्मेटाइट। उसके बाद बात करते हैं हम बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ये वो चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, या इन्हीं ज्वालामुखी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो लावा है वो काले से लेकर लाल रंग के, गहरे लाल रंग के रूप में पाया जाता है। जो लावा का स्तर है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लोहे की मात्रा है या उसमें कितना एसिड की मात्रा है। उसी के आधार पर इसकी स्पीड डिसाइड होती है। इसमें बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें रवे की मात्रा कम होती है इन कंपैरिजन टू अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान।
इसमें रवे बहुत बारीक होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वालामुखी कांच, बेसाल्ट, जिनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से लावा के जमने के कारण होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक अधिसिल्क या अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरी आती है अल्पसिल्क या क्षारीय या पैठिक चट्टान। पहले लेते हैं हम अधिसिल्क या अम्लीय आग्नेय चट्टान, जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% होती है। इसमें लोहे की कम मात्रा के कारण जो घनत्व है इसका वो भी कम पाया जाता है, रंग भी हल्का होता है और इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट और ऑब्सिडियन। सेकंड आता है आपका अल्पसिल्क या इसे क्षारीय या पैठिक आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 45 से लेकर 55% होती है। इन चट्टानों में लोहे और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण इनका रंग और घनत्व दोनों ही गहरे होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके बेसाल्ट और गैब्रो। आग्नेय चट्टानों के जितने एग्जाम्पल हमने दिए उनको पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, जिसमें जिनके कलर और इनके जो टेक्सचर हैं और रवे हैं उनके आधार से हम पता लगा सकते हैं कि इसको कितनी हीट और कैसी प्रेशर की कंडीशंस रही होंगी। उसके बाद आता है आपका आग्नेय चट्टानी पिंड। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इसमें कुछ पिंड भी पाए जाते हैं। वो पिंड जिनसे उनकी स्थलाकृति पृथ्वी के अंदर किस तरह की बनी और पृथ्वी के बाहर धरातल पर आने के बाद उनकी कैसी कैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका बैथोलिथ। जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखो सबसे नीचे दिखाया हुआ है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? ये मैग्मा का सबसे बड़ा गुबंदाकार जमाव होता है जो सबसे अधिक गहराई पर पाया जाता है, जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। काफी उबड़ खाबड़ या खड़ा भी हो सकता है। बैथोलिथ संसार के सबसे बड़े बड़े पर्वतों की जड़ों में पाया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो, जो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो बैथोलिथ का एक अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा कनाडा का कोस्ट रेंज, जिसमें ग्रेनाइट की बहुत बड़ी चट्टानों का जमाव पाया जाता है। सेकंड आता है आपका स्टोक। स्टोक बिल्कुल बैथोलिथ की जो आप देखोगे पाइप के साथ ऊपर आके जमा हुआ है उसको कहा है स्टोक। ये ऊपरी सतह पर लगभग 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में फैला होता है, एक खड़ी अवस्था में होता है, गोलाकार भी होता है। बाकी विशेषताएं इसकी बैथोलिथ जैसी ही होती है। उसके बाद आते हैं आपका लेकोलिथ। लेकोलिथ देखो इधर साइड में दिया हुआ है, ये है आपका लेकोलिथ। लेकोलिथ भूगर्भ से धरातल की ओर बढ़ता हुआ विस्फोटक मैग्मा जब किन्हीं कारणों से धरातल पर नहीं पहुंच पाता और परतदार चट्टानों में छतरीनुमा आकृति लेकर जम जाता है तो उसे कहा जाता है आपका लेकोलिथ। इसका एग्जाम्पल है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में अनेक प्रकार के लेकोलिथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेपोलिथ। जो लेपोलिथ होता है वो मैग्मा का जमाव होता है धरातल के नीचे ही। इसमें जो मैग्मा है वो तस्त्रीनुमा आकृति में जम जाता है, उसे कहा जाता है लेपोलिथ। उसके बाद आता है आपका फेकोलिथ। जो फेकोलिथ होता है वो होता है मोड़दार पर्वतों की जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में जब आपका मैग्मा जम जाता है लहरनुमा आकृति बनाकर, कुछ ऊपर कुछ नीचे इस शेप में, तो उसे कहा जाता है फेकोलिथ। फिर आता है आपका सील। जो सील होता है वो भूपृष्ठ के समानांतर, जैसे ये भूपृष्ठ इसके समानांतर ही जब चट्टानों में मैग्मा जम जाता है तो उसे कहा जाता है सील। नेक्स्ट आता है आपका डाइक। जो डाइक होता है वो भूतल के नीचे जो लंबवत जोड़ों और दरारों में खड़ी आकृति के रूप में जम जाता है तो उसे कहा जाता है आपका डाइक।
जो आसपास की जो चट्टाने हैं जब अपरदन के कारण नष्ट हो जाती हैं तो एक खड़ी और झुकी हुई विशाल दीवार की भांति जो नजर आता है उसे कहा जाता है डाइक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जा सकता है झारखंड के सिंहभूम जिले में डोलेराइट की अनेक प्रकार के डाइक देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो कई सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं जो कुछ बाहर के भी हैं जो धरातल पर हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल कोन है, उसके अलावा स्टोक है, एस पाम है और वोल्केनिक इरप्शन की आकृति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ी, उनकी टाइप्स पढ़ी, अब उनकी कौन सी क्वालिटी है और हमारे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो आग्नेय चट्टानें हैं वो सबसे ज्यादा कठोर होती हैं, ठोस होती हैं और टिकाऊ होती हैं। इसमें कोई परत नहीं पाई जाती है, ना ही कोई छिद्र या पोर्स होते हैं जिसमें पानी आसानी से प्रवेश कर सके। जो आग्नेय चट्टानें हैं इसमें रवे पाए जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि लावा किस स्पीड से ठंडा हुआ है। उसके अलावा इसमें जो जीवाश्म है वो भी न के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि जो मैग्मा है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसके संपर्क में जो भी फॉसिल्स आते हैं वो उन सबको जलाकर राख कर देता है और अपने अंदर मिक्स कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इसमें खनिजों की बहुलता पाई जाती है, क्योंकि इसमें खनिजों का परसेंटेज ज्यादा है। फिर इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की इम्पोर्टेंस की, कि इनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अर्थ पर जितने भी खनिज पाए जाते हैं जो आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्व रखते हैं, मोस्टली आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसमें चाहे आपका सोना है, चांदी है, गैब्रो है, निकल है, प्लेटिनम है, जस्ता है, सीसा है, तांबा है। उसके अलावा जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट होते हैं उनसे भवन निर्माण की सामग्री और जो सड़कों का निर्माण होता है वो सब का सब हमें आग्नेय चट्टानों से मिलता है। और जब बेसाल्ट के रूप में चट्टानों में जो क्षारण क्षमता है जिसके कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी कई सारी फसलों के लिए भी उपयोगी है। और आग्नेय चट्टानों से ही गर्म जल के स्रोत या जो गीजर कहे जाते हैं, प्राकृतिक गीजर जो होते हैं वो निकलते हैं। अब बात करते हैं इसके वितरण की। भारत में जो आग्नेय चट्टानें हैं वो मेनली आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पठार में पाई जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आग्नेय चट्टानों के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी या आपकी अवसादी चट्टानें। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका निर्माण भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न चट्टानों के अपक्षय और अपरदन की क्रिया से जो टूट फूट कर छोटे बड़े कणों में परिवर्तित होकर अवसाद इकट्ठा हो जाता है, उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है अवसादी चट्टान। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जो सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। इट मीन्स अवसाद से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो अवसादी चट्टानें हैं इनको भी कई सारे विद्वानों ने डिफाइन करने की कोशिश की है, जिसमें वोर्सेस्टर जी महोदय थे, उन्होंने अवसादी चट्टानों को डिफाइन किया। उन्होंने बताया अवसादी चट्टानें, जैसा कि अवसाद का तात्पर्य मुख्यतः प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों और खनिजों के किसी न किसी रूप में संगठित हो जाने या परतों में जमा हो जाने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देखोगे, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो मेनली जो जिस एजेंट ने इसमें अपना रोल प्ले किया इसके निर्माण में, उससे ही जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स।
जो सेडिमेंट्री रॉक्स है या अवसादी चट्टान है, इसमें जो आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं, जो बहिर्वेदी एजेंट होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें आपकी वेदरिंग हो सकती है, उसके अलावा इरोजन हो सकता है। इरोजन आपका एयर से भी हो सकता है, विंड से, एयर से हो सकता है, उसके अलावा वाटर से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है। इन सब के कलेक्टिव वर्क से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स। जब हम अवसादी चट्टानों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले संरचना के आधार पर लेते हैं। संरचना के आधार पर अवसादी चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका निर्जैव अवसादी चट्टान, सेकंड आती है जैव अवसादी चट्टान। जो निर्जैव अवसादी चट्टान है उसमें उसका निर्माण जो यांत्रिक क्रियाएं हैं, जिसमें कोई चट्टान टूटती फूटती है और उसके कण किसी तत्व द्वारा बहाकर उड़ाकर ले जाए जाएं और कहीं पर डिपॉजिट कर दिए जाएं, निक्षेपित कर दिए जाएं, और उसके बाद जो लेयर्स बनती हैं उनसे जिनका निर्माण होता है उसे कहा जाता है निर्जैव अवसादी चट्टान। इनको फिर से दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी हुई और दूसरी होती है आपकी रासायनिक क्रिया द्वारा बनी हुई। जो यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी है उसमें एक तो बालू प्रधान अवसादी चट्टान होगी और दूसरी होगी आपकी चीका प्रधान। जो बालू प्रधान अवसादी चट्टान है उसमें बालू के कणों के कारण जो दबाव बनता है और नदी घाटी में के तल पर या आसपास के रीजन में लेयर बाय लेयर जो बजरी जमा होती जाती है और बालू की एक लेयर बन जाती है, जिससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे बालू प्रधान अवसादी चट्टान कहा जाता है। सेकंड जो है वो है चीका प्रधान, जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिसके कण बहुत महीन होते हैं और इसमें जो पोर्स होते हैं वो कम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपकी क्ले या चिक्का मिट्टी। अब बात करते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों की। रासायनिक क्रिया में मेनली वो चट्टानें जो खारी झीलों, लेगून में जल का जलवाष्प क्रिया द्वारा उड़ जाता है जल, और उसके बाद जो अवसाद बच जाता है उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है आपका रासायनिक अवसादी चट्टान। इसका एग्जाम्पल आपका है सेंधा नमक, जिप्सम और सोरा। ये थी आपकी निर्जैव अवसादी चट्टानें। अब बात करते हैं जैव अवसादी चट्टानों की। इन चट्टानों का निर्माण प्राचीन काल में स्थलमंडल के नीचे दब जाने से या दलदली प्रदेशों में जीव जंतु और वनस्पति के क्षय हो जाने से, खत्म हो जाने से, एक दूसरे के ऊपर जम के और नष्ट हो जाने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया जैव अवसादी चट्टान। इनको फिर से दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होती है चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, दूसरी होती है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। जो चूना प्रधान चट्टानें होती है उसमें झीलों, समुद्र में और उसके अलावा गहरे और उष्ण जल में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी मृत्यु के बाद जब उसके अस्थि पिंजर जो सरफेस है, जो समुद्र का सरफेस है, चाहे कोई लेक का सरफेस है, उस पर वो जमा होते जाते हैं, उनके कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है चूना प्रधान अवसादी चट्टान। इसमें बहुत सारे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पे समुद्रों में प्रवाल जीव पाए जाते हैं और उनके अस्थिपिंजरों के जमा होने से जिन चट्टानों को निर्माण होता है उन्हें प्रवाल भित्तियों के नाम से भी जाने जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका निर्माण जो उस समुद्र में जो जीव थे उनके मर जाने पर उनके जो अस्थि पिंजर थे उनके एक जगह पर निक्षेपित होकर जमा होने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया चूना प्रधान अवसादी चट्टान। दूसरी आती है आपकी कार्बन प्रधान अवसादी चट्टान। इनमें मेनली जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पे जो वनस्पति उगी होती है उन सब के धरातल के नीचे या अवसाद के नीचे
दब जाने से, गल सड़ जाने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। इनके लंबे टाइम के बाद जो अवसाद है वो चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण आपके कोयले का निर्माण होता है। कोयले की जो फॉर्मेशन होती है उसमें हम यही तो बताते हैं कि जो वनस्पति होती है वो लाखों करोड़ों सालों तक जब पृथ्वी के धरातल के नीचे गल सड़ जाती है, प्रेशर और हीट के कारण वो कन्वर्ट हो जाती है आपके कोयले में। उसके बाद आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक और आपकी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें जिसे कहा जाता है, उनके बारे में बात करने से पहले हमने जो पहले अवसादी चट्टानें की हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इनके बारे में बताया कि इनका जो निर्माण होता है वो पहले की जो चट्टानें हैं, जैसे हमने पहले बताया कि जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं वो होती हैं आपकी इग्नियस या आग्नेय चट्टानें, और सेकेंडरी होती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि इनका निर्माण जो आग्नेय चट्टानें थी उनके टूटने, फूटने, गलने, सड़ने से ही होता है। इट मीन्स इसमें जो चीजें थी वो टूटती गई, एक जगह जमा होती गई, लेयर के बाद लेयर बनती गई, और उनसे जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। जैसे हमने अभी जो पहले वाली बात की थी जिसमें हमने जो कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों की बताया था, उसमें सबसे ज्यादा बनता है आपका कोयला। जो कोयला है वो औद्योगिक क्रांति का जनक भी कहा गया है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा होती है, ज्वलनशील होता है। उसके अलावा जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं वो आपकी लेयर्स में पाई जाती हैं। लेयर्स में पाने की वजह से इनमें प्रवेश आसानी से किया जा सकता है। जैसे जो हमारा खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, वो भी तो हमें अवसादी चट्टानों से ही मिलता है। उसके अलावा इनको खोदना, इनको तोड़ना बहुत आसान होता है, और ये परतदार होती हैं तो भूमिगत जो जल है इसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण इसमें जो उपजाऊपन है वो ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। ये मेनली आपके जितने भी नदी घाटियों के तटीय क्षेत्र हैं वहां पे पाई जाएगी, जिसमें आपका उत्तरी भारत का मैदान है और आपके साउथ में जो तटीय क्षेत्र है वो सारे। उसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और जितने कोयला प्रधान क्षेत्र हैं जिसमें आपके जो दामोदर नदी है, महानदी है, गोदावरी है, इन सब का जो बेसिन है वो भी सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, रूपांतरित मतलब जिसका रूप चेंज हुआ है। मेटामॉर्फिक जो ग्रीक वर्ड है जिसमें मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। इट मीन्स जिसकी फॉर्म चेंज हुई है। वॉर्सेस्टर ने बताया था जिन चट्टानों में विघटन हुए बिना गर्मी दबाव के कारण जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप और बनावट में जो चेंज हो जाता है उसे कहा जाता है कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें हम बात करते हैं कि जो रॉक्स जिनका जो फॉर्मेशन है या फॉर्म है वो चेंज हो गई है ड्यू टू सम टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इसमें जरूरी नहीं है कि अवसादी और आग्नेय चट्टानों की ही फॉर्म चेंज हो। लंबे टाइम तक प्राचीन काल में जो पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, अगर उन पे भी टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो उनकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है, जिससे जो उनके खनिज होते हैं उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। जो हमने पहले वाला किया अवसादी चट्टानें, उसमें हमने कोयले के बारे में बात की। जो कोयला है वो बनता है आपके जो वनस्पति होती है उसके लंबे टाइम तक जमाव के कारण, गलने सड़ने से, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण होता है। लेकिन जो कोयला है उसको भी जब कार्बन की मात्रा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण और उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो जो कोयला है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका डायमंड में।
जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो उनके साधन के आधार पर, दूसरा प्रभाव अक्षेत्र के आधार पर। साधन के आधार पर मतलब कौन से साधन जिसकी वजह से किसी रॉक्स की फॉर्मेशन चेंज हुई है उसको लिया जाएगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम तापीय रूपांतरण की, जिसमें बात करेंगे हम टेम्परेचर की। कोई भी रॉक्स है जब उस पे हाई टेम्परेचर पड़ता है तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, जिसमें उसका रंग भी, संरचना भी, रूप भी और गुण भी बदल जाते हैं। जैसे जो बलुआ पत्थर है अगर उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो क्वार्टरजाइट में चेंज हो जाता है। जो चूना पत्थर है वो बदलकर संगमरमर बन जाता है, वो हाई प्रेशर के कारण होता है। जब टेम्परेचर 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इससे बढ़ जाता है, वो जब 150 से 200 सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो जो स्लेट है वो भी कन्वर्ट होकर फाइलाइट में चेंज हो जाती है। सेकेंड आता है आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, जिसमें बेंडिंग होती है, फोल्ड्स आते हैं, उनकी वजह से जो चट्टानों की संरचना चेंज होती है उसे कहा जाता है गतिक रूपांतरण या डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। इसके कारण जो ग्रेनाइट है वो नीस में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेल है वो सिस्ट में चेंज हो जाती है। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की हमने 2 टाइप्स की, उसमें दूसरी आती है आपकी प्रभाव अक्षेत्र के आधार पर रूपांतरण। जो प्रभाव अक्षेत्र है उसके आधार पर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें एक आता है स्पर्श रूपांतरण, दूसरा आता है प्रादेशिक रूपांतरण। जो स्पर्श रूपांतरण होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैग्मा था उसके संपर्क में जो चट्टानें आई, क्योंकि मैग्मा गर्म था, वो जब जिस चट्टान के संपर्क में आया उसने उसको भी गर्म करके पिघला दिया और उससे जो गर्म हो गई एक चट्टान थी, फिर उसको गर्म किया, वो फिर बाद में ठंडी हुई और जमी। उसके बाद जिसकी जो फॉर्मेशन होगी वो चेंज हो गई, जो उसकी क्वालिटी थी, उसमें मिनरल की जो क्वालिटी थी वो चेंज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसे स्थानीय रूपांतरण भी कहा जाता है, क्योंकि एक ये सीमित अक्षेत्र पे होगा, क्योंकि एक सीमित चीज के ही कांटेक्ट में आप आओगे। जब किसी चीज के कांटेक्ट में आओगे तो असर आपके ऊपर ही दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाथ हैं, दूसरा हाथ इसके कांटेक्ट में आया तो असर इस पे ही दिखेगा, बाकी बॉडी पे इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा आता है इसमें प्रादेशिक रूपांतरण। जो प्रादेशिक रूपांतरण होता है उसमें दबाव और ताप दोनों का योगदान होता है। इसमें मेनली जैसे आपकी जो पर्वत निर्माणकारी हलचल होती है उसके कारण जो चट्टानों में परत पड़ती हैं, मोड़ आते हैं, उसके कारण जिनका रूपांतरण होता है उसे कहा जाता है प्रादेशिक रूपांतरण। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनकी फॉर्मेशन और उसमें उसकी वजह से कैसे कैसे चीजों में चेंज होता है उसको इस डायग्राम के थ्रू भी देखा जा सकता है। जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें देखिए आप, पहले एग होता है, फिर उससे लार्वा बनता है, उससे प्यूपा, और फिर बाद में उसको एडल्ट रूप मिलता है आपका बटरफ्लाई का, मिलता है ना। ये सब नेचुरल चीजें हैं, बस हम इनको कंसंट्रेट नहीं कर पाते जो ज्योग्राफी के थ्रू होती है। एक देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे कैसे रॉक्स की फॉर्मेशन चेंज होती है। नीचे से जो लावा था हीट के कारण नीचे हीट लेके निकला, ऊपर से प्रेशर आया, तो बीच वाली जो लेयर्स होंगी रॉक्स की वो कैसे चेंज हो जाती हैं, इसी की फॉर्मेशन को कहा जाता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये हमने सारी चट्टानें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। पहले हमने जो आपकी इग्नियस रॉक थी उनकी इम्पोर्टेंस की बात की, फिर अवसादी की, और अब बात करते हैं हम मेटामॉर्फिक की इम्पोर्टेंस की। जैसे कि हमने बताया कि इनका जो फॉर्मेशन है वो होती है, चाहे आपकी आग्नेय चट्टान है चाहे अवसादी चट्टान है, जब उन पर हाई टेम्परेचर पड़ता है और प्रेशर के कारण जो उनकी केमिकल जो फॉर्मेशन होती है उसमें जो चेंज हो जाता है, उससे जिसका निर्माण होता है वो होगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट मीन्स इसमें वो सारी क्वालिटी मिलेंगी जो आपकी इग्नियस और अवसादी चट्टानों में थी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आपको, जैसे जो कोयला था वो आग्नेय चट्टानों का नहीं अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल था, लेकिन जब उस पर प्रेशर और जो टेम्परेचर है ज्यादा पड़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में और उसकी कॉस्ट और क्वालिटी बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है। उसके अलावा जो हमने कई सारे एग्जाम्पल दिए जिसमें कैसे सिल्ट चेंज हो जाती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, जो आपका बलुआ पत्थर है वो भी चेंज हो जाता है, चूना है वो चेंज हो जाता है संगमरमर में, जो एंथ्रासाइट कोयला है वो भी चेंज हो जाता है जब उसमें कोयले और आपकी कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा जो नीस और संगमरमर है, जो इमारती पत्थर कहे जाते हैं, वो सारे भी जो इग्नियस फॉर्म है रॉक्स की, ग्रेनाइट की, उसकी फॉर्मेशन में जो प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो वो चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की। जो सिस्ट और नीस है वो पाए जाते हैं आपके साउथ इंडिया में, जिसमें उसके अलावा बिहार राजस्थान में भी पाए जाते हैं। जो संगमरमर है वो राजस्थान के अलवर, अजमेर और जयपुर के आसपास। जो स्लेट है वो हरियाणा के रेवाड़ी, कुंड, अटेली, उसके अलावा हिमाचल का कांगड़ा में भी पाई जाती है। और जो ग्रेफाइट है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं हम रॉक साइकिल की। हमने तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ा, पहले इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। जो रॉक साइकिल होता है जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, सेंटर में देखो आपको दिख रहा है इग्नियस रॉक, साइड में सेडिमेंट्री, और इधर से जब ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका मेटामॉर्फिक का। जो ये साइकिल है इसको राउंड शेप दी है मैंने, ये एक्चुअल में भी राउंड शेप में ही है। इट मीन्स जैसे एक बॉल होती है उसका और छोर हमें पता नहीं होता, उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो रॉक्स की फॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि सबसे पहले ओरिजिन होता है इग्नियस रॉक का, सबसे पहले बनी इग्नियस रॉक, पृथ्वी पर मैग्मा ठंडा हुआ वैसे ही, उसके बाद उस पे वेदरिंग और इरोजन के एजेंट ने काम किया जिसके कारण वो टूट फूट गई और उससे निर्माण सेडिमेंट बना। सेडिमेंट बना तो सेडिमेंट से जब वो लेयर में जमा होता गया तो उससे बनी सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी उस पर हीट और प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से वो चेंज होकर बन गई मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, देखो इसकी तरफ एरो, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं अगर इन पर फिर से वेदरिंग और इरोजन के एजेंट काम करेंगे तो ये फिर से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेडिमेंट की लेयर बनेगी तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो पृथ्वी का धरातल है उसके नीचे अगर जमा हो जाती हैं और ऐसी कंडीशन, ऐसी गहराई और टेम्परेचर पहुंच जाती है कि ये मेल्ट हो सकती हैं तो ये फिर से मैग्मा बन जाएंगी, और मैग्मा है तो वो बाहर निकलेगा और जमा होगा तो फिर से इग्नियस रॉक का ओरिजिन हो जाएगा। इट मीन्स ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्नियस रॉक। ये था आपका रॉक्स का चैप्टर। आई थिंक सबको समझ आया होगा। थैंक यू।